My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 66 मेरे स्वामी हैं। फिर यहां तक कि शिवयिंग, जो नाटक कर रही थी, एरन की बातों से हैरान रह गई। उससे भी ज्यादा वह युवती सदमे में थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति महान दानव संप्रदाय के गुरु का पिता था। उसने संप्रदाय प्रमुख के परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। ज्यादातर लोग यही सोचते थे कि उसके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वे जीवित थे और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे। एरन को देखने का उसका नजरिया पल भर में बदल गया। पहले वह उसे अपना रक्षक मानती थी जो शक्तिशाली प्रतीत होता था, लेकिन अब वह चारों अधिपतियों से भी अधिक शक्तिशाली था। वह असल में महान दानव संप्रदाय का असली गुरु था, और एकमात्र शिष्य होते हुए भी उसे वास्तव में इतने शक्तिशाली प्राणी से सामना करने का अवसर मिला था। क्या आप वही हैं? क्या आप ही वह हैं जिन्होंने उसे प्रशिक्षित किया और उसे उस मुकाम तक पहुंचाया? हालांकि यह बेतुका था, शिवयिंग ने भी इसमें साथ दिया। भले ही वह प्रतिभाशाली न हो, लेकिन फिर भी वह मेरी बेटी है, इसलिए मैंने उसे कुछ चीजें सिखाईं। कहा जाता है कि संप्रदाय प्रमुख पूर्वी महाद्वीप का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसकी नजर में वह उल्लेख करने लायक भी नहीं है। उसके मानदंड कितने ऊंचे हैं? वह युवती स्तब्ध रह गई। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। यह असंभव है। तुम वो नहीं हो सकते। शिवयिंग का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज से उसका डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने लड़ने की हिम्मत खो दी हो। वह धीरे धीरे पीछे हट गई। आप कहाँ जा रहे हैं? एरन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चुपके से शिवयिंग को आंख मारी। शिवयिंग अपनी जगह पर जम गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और एरन के ठीक सामने आ गया, जिसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। एक वरिष्ठ होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता कि छोटों पर हमला करना गलत है? मुझसे गलती हुई। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैंने बहुत समय से किसी को नहीं मारा है, और चूंकि यह तुम्हारी पहली गलती है जो मैंने देखी है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूं। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो? एरन ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही शिवयिंग को एक कमजोर गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। शिवयिंग कमजोरी से खड़ी हुई। उसने एरन को आखिरी बार देखा और डर के मारे उड़ गई। जल्द ही वह उस जगह से गायब हो गई। इतनी सदियां बीत गईं, फिर भी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आया है। एरन ने आकाश की ओर देखा और अधिक अवास्तविक दिखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने उस युवती की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ेजो यानमेई। उस युवती ने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया। उसके सामने खड़ी महिला इतनी शक्तिशाली थी कि वह जरा सा भी अनादर नहीं करना चाहती थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ग्रैंड मास्टर की कृपा से मैं ठीक हूं। हम्मा? आप मुझे ग्रैंड मास्टर क्यों कह रहे हैं? ग्रैंड मास्टर को शायद पता न हो, लेकिन मैं महान दानव संप्रदाय की गुरु की शिष्या हूं। वह मेरी गुरु हैं और आप उनके पिता हैं, इसलिए आप मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। मैं समझ गया। एरन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग ने इस सारी जानकारी को समझा, वह वहीं जम गया। ये क्या? उसने खुद को संभाला और जोर से गाली न देने की कोशिश की। उसने सोचा था कि जिस क्षण लड़की ने ताबीज दिखाया, उसी क्षण से उसका कोई गुरु होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका गुरु वह व्यक्ति होगा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने तो सिर्फ फेंग यू के पिता होने का नाटक किया था, और वह उसकी शिष्या थी। वह मुझे मार डालेगी। अगर उसे पता चला कि मैंने खुद को उसका पिता कहा है, तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगी। ग्रैंड मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जो यानमेई को समझ नहीं आया कि एरन चुप क्यों हो गया। सौभाग्य से उसके मास्क की वजह से वह उसके बालों की हरकतें नहीं देख पाई। कुछ नहीं, मैं बस किसी बात के बारे में सोच रहा था। एरन को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गया हो। जब तक वह अपना फैसला पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन फेंग यू से शिष्य को अपने पाले में लाना, यह किस तरह की बेतुकी चुनौती थी? वह इतनी दूर आ चुका था कि हार मानना अब संभव नहीं था। अगर वह अब हार मान भी लेता, तो भी आज उसने जो किया था, वह देर सवेर सबके सामने आ ही जाता। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए और भी ज्यादा प्रयास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो तुम उस छोटे बदमाश की बेटी हो, इसीलिए तो तुम अपनी प्रतिभा के बावजूद इतनी कमजोर हो। मेरी छोटी बेटी में दूसरों को पढ़ाने की कोई प्रतिभा नहीं थी। कितना बड़ा नुकसान। कमजोर? झाओ यानमेई को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात को कैसे स्वीकार करे। अपनी उम्र के हिसाब से वह बहुत मजबूत थी। वह संप्रदाय के मुख्य शिष्यों जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इसका कारण यह भी था कि उसने बचपन से उनकी तरह प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसने कुछ महीने पहले ही अपनी साधना यात्रा शुरू की थी जब संप्रदाय के गुरु ने उसे बचाया और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। महज इन कुछ महीनों में वह साधना में बिल्कुल भी निपुण न होने से लेकर सबसे शक्तिशाली आंतरिक शिष्यों में से एक बन गई थी। मैंने सचमुच सोचा था कि वह छोटी लड़की कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं करेगी। तो तुम उसके शिष्य कैसे बन गए? वह उससे पूछना चाहता था कि जब उसका गुरु संप्रदाय प्रमुख फेंग यू है, तब भी वह एक आंतरिक शिष्य क्यों बनी हुई है?
अपनी शक्ति के बावजूद केवल अपने गुरु की पहचान के आधार पर ही वह आसानी से मुख्य शिष्या बन सकती थी। तो फिर वह इतनी गुमनाम क्यों थी कि शिव यिंग भी उसे नहीं जानती थी? उन्हें यह भी याद नहीं था कि उन्होंने संप्रदाय के गुरु के किसी शिष्य के बारे में पढ़ा था। उन्होंने जो उपन्यास पढ़ा था उसमें इसका कहीं जिक्र तक नहीं था। फिर मैं समझ गया। उस भावहीन गुड़िया ने एहसान चुकाने के लिए एक शिष्य को स्वीकार किया, लेकिन बात बस इतनी ही थी। उसे अपनी शिष्या की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने उसे संप्रदाय में अपने हाल पर छोड़ दिया था। इसके बावजूद यह लड़की उसके प्रति बहुत आभारी है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। एरिन ने उस लड़की की कहानी सुनी जिसमें उसने बताया कि वह किस तरह संप्रदाय प्रमुख की शिष्या बनी। यह सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली कि वे दोनों बहुत करीबी नहीं थे। कभी कभार फेंग यू उससे मिलने आती थी और उसकी प्रगति की जांच करती थी, लेकिन वह उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं सिखाती थी। कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर तुम्हें सही प्रशिक्षण मिला होता तो तुम और भी बहुत कुछ सीख सकते थे। उस नन्हे बदमाश को तो यह भी नहीं पता कि एक पुराने खूसट की कद्र कैसे की जाती है। एक कीमती जेड। मैं झाओ यानमी किसी इतने ताकतवर व्यक्ति से इस तरह की तारीफ सुनकर हैरान रह गई। क्या वह वाकई इतनी प्रतिभाशाली थी? यह वही आदमी था जिसने संप्रदाय प्रमुख को अप्रतिभाशाली तक कहा था, लेकिन वह उसकी प्रशंसा कर रहा था। शक्तिशाली साधक बनने के लिए आपकी अस्थि संरचना और भाग्य रेखाएं एकदम उपयुक्त हैं। एरिन ने मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर दिया और उस युवती को ठगने की कोशिश करने लगा। यहां तक कि उन्हें भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक धोखेबाज हैं जो बच्चों को यह झूठ बोलकर पुरानी मार्शल आर्ट की किताबें बेच रहे हैं कि वे महान बनने के लिए पैदा हुए हैं। अध्याय 67 अस्वीकृति। जो यानमी को ऐसी प्रशंसा पहले कभी नहीं मिली थी। वह जानती थी कि उसकी प्रतिभा अद्भुत है क्योंकि उसका विकास तेजी से हो रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने सुना कि वह अपने गुरु से भी अधिक प्रतिभाशाली है। अगर कोई और यह बात कहता तो उसे यह बेतुकी लगती। चूंकि तुम मेरी बेटी के शिष्य हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी प्रतिभा व्यर्थ जाए। तो क्या कहते हो? क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? एरिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे बस उसका हाथ थामना था और उसे अपना स्वामी स्वीकार करना था। उसके बाद वह इस विकल्प को पूरा कर सकता था। जहां तक उसे प्रशिक्षित करने की बात है, उसे नहीं पता था कि वह यह कैसे कर सकता है। लेकिन उसे स्वीकार करने के बाद उसका उसे छोड़ने का भी कोई इरादा नहीं था। प्रशिक्षण और संसाधनों के मामले में शिव यिंग उसकी मदद के लिए मौजूद थी। उसे यकीन नहीं था कि वह शिक्षक के रूप में फेंग यू से भी बदतर प्रदर्शन करेगा। उसके लिए एकमात्र समस्या यह थी कि वह अपनी पहचान उजागर नहीं होने देना चाहता था। लेकिन फिलहाल उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जो यानमी ने एरन के हाथ को देखा और दुविधा में पड़ गई। वह जानती थी कि अगर यह व्यक्ति उसका गुरु होता तो वह और भी ऊंचाइयों को छू सकती थी। उसके वर्तमान गुरु ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस व्यक्ति के साथ वह वास्तव में एक शक्तिशाली साधिका के रूप में विकसित हो सकती थी। वह पूर्वी अधिपति को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति था। उसकी गुरु उसकी नज़र में प्रतिभाशाली न होते हुए भी इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकी, तो वह और भी बड़ी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकती है? मैंने अपना मन बना लिया है। एक अच्छा निर्णय। एरिन ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने झो यानमी का अगला वाक्य सुन लिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही मैं आपकी मदद से और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा एक गुरु है। मैं अपने गुरु के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उसने माफी मांगते हुए अपना सिर झुका लिया। भले ही उसने उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वह अनादर नहीं करना चाहती थी। एरन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे सचमुच अस्वीकार कर दिया गया था और वह एक अजीब स्थिति में फंस गया था। वह इस लड़की को मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह लड़की के दृढ़ संकल्प और अपने स्वामी के प्रति उसकी वफादारी से प्रभावित हुआ, लेकिन वही वफादारी उसके लिए एक बाधा बन गई। खांसी, मुझे लगता है कि आप इस बूढ़े आदमी को गलत समझ रहे हैं। उसने तुरंत एक और तरीका सोचा, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपना स्वामी बनाने के लिए आपको मेरी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं। जो यानमी ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। बिल्कुल सही। मैं अपनी प्यारी बेटी के इकलौते शिष्य को कैसे ले सकता हूं जिसे उसने स्वीकार किया था? आपको उसका शिष्य बनना छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसने कहा कि आप दूसरा गुरु नहीं रख सकते? इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके एक से अधिक मालिक होते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और जहां तक मेरी बेटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात है, क्या इसका समाधान सरल नहीं है? तुम्हें मेरे बारे में उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। उसे यह बात पसंद नहीं आएगी कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, क्योंकि वह बहुत प्रतिस्पर्धी स्वभाव की है। अगर उसे पता चला तो वह नाराज भी हो सकती है। लेकिन जब तक हम इसे गुप्त रखेंगे, किसे पता चलेगा? एरन अपना सिस्टम हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था। उसे हर हाल में इस विकल्प को पूरा करना था।
सौभाग्यवश उस विकल्प में उसके पिछले स्वामी को छोड़ने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं था। उसमें यह भी नहीं कहा गया था कि वही उसका एकमात्र स्वामी होना चाहिए। उसे दोनों तरफ से फायदा मिल सकता था और वह भी बेनकाब होने के अधिकांश जोखिमों से बच सकता था। क्या यह सचमुच संभव है? क्या आपको इस बूढ़े आदमी की बातों पर शक है? मेरी बेटी ने भी मुझ पर कभी शक नहीं किया। मुझे आप पर कोई शक नहीं है। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको वाकई इस बूढ़े आदमी को अपना स्वामी बनाने का विचार नापसंद है? एरिन ने पीछे मुड़ते हुए आह भरी, वह निराश दिख रहा था। तो फिर भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा था। मैं चला जाता हूं। तुम वापस आ सकते हो और अगली बार सावधान रहना। वह वहां से जाने लगा। आमतौर पर एक साधक उड़ जाता, लेकिन वह इसे और अधिक नाटकीय बनाना चाहता था और उसे रोकने के लिए उसे और अधिक समय देना चाहता था। जाते समय भी वह मन ही मन यही दोहराता रहा, कृपया मुझे रोकें, वरना मुझे आपको दोबारा समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो बहुत शर्मनाक होगा। वह थोड़ा कंधे झुकाकर चला गया। झो यानमेई ने उसे जाते हुए देखा। उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुस्से में है, बल्कि वह उदास दिख रहा था। उसे उस पर तरस आने लगा। आखिर वह तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसे अपना दूसरा स्वामी स्वीकार करना उसके लिए अधिक लाभदायक था। भला उस आदमी से उसे क्या लाभ हो सकता था जब उसके पास पहले से ही इतनी शक्ति थी? यदि वह चाहता तो वह महान दानव संप्रदाय के मुख्य शिष्यों को भी स्वीकार कर सकता था। फिर भी उन्होंने उसे यह अवसर दिया केवल इसलिए कि वह उनकी बेटी की शिष्या थी और वह नहीं चाहते थे कि उनकी शिष्या व्यर्थ जाए। इंतजार! झो यानमेई ने पुकार लगाई। एरन ने राहत की सांस ली और धीरे से मुड़ गया। उसने आखिरकार उसे रोक ही दिया था। अब बस यही बाकी था कि वह उसे स्वीकार कर ले। यानमेई आपको प्रणाम करती है, गुरुजी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने झो यानमेई को घुटनों के बल बैठे हुए शिष्य के अनुष्ठान करते हुए देखा। अच्छा शिष्य। उनकी आवाज में कोई बदलाव नहीं आया, मानो उन्हें इससे कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन भीतर ही भीतर वे बहुत उत्साहित थे। उसने लगभग अपना सिस्टम खो दिया था क्योंकि उसने एक ऐसा विकल्प स्वीकार कर लिया था जो दोधारी तलवार था। आपने चयनित विकल्प पूरा कर लिया है। अपने दूसरे शिष्य को स्वीकार करने पर बधाई। कुल शिष्य 2। आपको तीसरे दर्जे के रसायन ज्ञान से पुरस्कृत किया गया है। विकल्प पूरा करते ही उसे इनाम मिल गया। रसायन शास्त्र से संबंधित ज्ञान और यादें उसके मन में आने लगीं। यह केवल ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उनके अनुभव को आत्मसात कर रहा हो। यह वास्तव में एक ऐसा पुरस्कार था जिसे देखकर पूरी दुनिया के लोग उससे ईर्ष्या करते। हालांकि इससे पहले कि वह उस भावना का पूरी तरह से आनंद ले पाता, उसके दिमाग में एक परिचित ध्वनि गूंज उठी। टिंग! आपको नए विकल्प प्राप्त हुए हैं। अध्याय 68, गुरु का उपहार। टिंग! आपको नए विकल्प प्राप्त हुए हैं। विकल्प 1, आपने अपने दूसरे शिष्य को स्वीकार कर लिया है जो आपको अपना आदर्श मानता है। एक दयालु गुरु के रूप में उसे सेलेस्टे दे दीजिए। इनाम, सिस्टम अपग्रेडर। विकल्प 2, आपने अपनी दूसरी शिष्या को स्वीकार कर लिया है जो आपको अपना आदर्श मानती है। एक दयालु गुरु के रूप में उसे सुरक्षा का वह पेंडेंट दें जो उसकी रक्षा कर सके। इनाम, सिस्टम अपग्रेड बी। विकल्प 3, आपने अपनी दूसरी शिष्या को स्वीकार कर लिया है जो आपको अपना आदर्श मानती है। एक दयालु गुरु के रूप में उसे शक्ति का वह पेंडेंट दें जो उसकी मदद कर सके। इनाम, सिस्टम अपग्रेड सी। विकल्प 4, आपने अपने दूसरे शिष्य को स्वीकार कर लिया है जो आपको अपना आदर्श मानता है। एक दयालु गुरु के रूप में उसे वह विरासत सौंप दें जो आपने मृत्यु के वन से ली है। इनाम, सिस्टम अपग्रेड डी। इसमें कोई शक नहीं है। मैं उसे सेलेस्टे या पेंडेंट नहीं दूंगा। मैं आखिरी विकल्प चुन रहा हूं। एरन को सिस्टम अपग्रेड का मतलब समझ नहीं आ रहा था। सभी विकल्पों में सिस्टम अपग्रेड के पुरस्कार थे, लेकिन अंत में एक अलग पात्र दिखाई दे रहा था। क्योंकि वह यह नहीं देख सकता था कि वे क्या थे, इसलिए वह केवल इस पर जुआ खेल सकता था। चूंकि इस बूढ़े व्यक्ति ने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उपहार दूंगा। एरन ने वह अंगूठी निकाली जो उसने मृत्यु वन से ली थी। यह विरासत की अंगूठी थी जिसके बदले उसने एक विषनाशक दवा ली थी। इस लेनदेन में उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे लगभग मुफ्त में ही ले लिया था। यह एक ऐसी अंगूठी थी जिसमें एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की कई तकनीकें समाहित थीं। इसी चीज ने इसके मूल स्वामी को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था। दुर्भाग्यवश कोशिश करने पर भी वह उन तकनीकों को नहीं सीख सका। उसका मानना था कि इसका कारण खेतीबाड़ी के बारे में बुनियादी ज्ञान का अभाव था। उसे केवल वही पता था जो उसने उपन्यास में पढ़ा था। वह एल्डर रेन की कुछ यादें वापस पाने के बाद इसे फिर से आजमाने के बारे में सोच रहा था। इस बात पर पछताने का कोई फायदा नहीं। अगर मैंने पेंडेंट या सेलेस्टे को खो दिया होता तो इससे कहीं ज्यादा पछतावा होता। ये पेंडेंट इस दुनिया में उनके लिए जीवन रक्षक खजाना थे। इन्हें पाना उनके लिए मानो दूसरी जिंदगी पाने जैसा था। सेलेस्टे की बात करें तो वह उसके बहुत करीब थी। और जिस व्यक्ति को उसने लेखक समझ लिया था,
उसने भी उसे बताया था कि सेलेस्टे बहुत खास थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने अपने शब्दों के महत्व को कम नहीं आंका। वह केवल अंगूठी के अंदर मौजूद विरासत ही दे सकता था, जो फिलहाल उसके लिए किसी काम की नहीं थी। यह जो यानमेई ने अंगूठी को देखा जो देखने में बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह एक बहुत ही खास अंगूठी थी, एक अनमोल खजाना। यह भी संप्रदाय प्रमुख के पिता द्वारा दिया गया था। वह इसे तुच्छ नहीं समझ सकती थी। उसने आदरपूर्वक अंगूठी ली और बड़ी सावधानी से उसे अपनी उंगली में पहन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अंगूठी से एक गर्म चमक निकली, जिसने उसे एक सुखद प्रकाश में घेर लिया। वह रिंग के अंदर देख सकती थी और वहां उसने कई अविश्वसनीय मार्शल कौशल देखे। वे असाधारण थे, शायद संप्रदाय के सबसे कीमती कौशलों से भी कहीं अधिक विशेष। ये क्या आपने इन्हें लिखा है, गुरुजी? उसने हैरानी से पूछा। क्या ये वही कौशल थे जो एरन ने बनाए थे? उसने उसे यह नहीं बताया था कि उसे ये कौशल कहाँ से मिले, इसलिए उसने सोचा कि ये उसी के हैं। एरन क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा कर लिया। खांसी, हाँ, सही कहा। मैंने इन्हें तब लिखा था जब मैं छोटा था। ये बहुत कच्चे हैं, लेकिन तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। ये एक आधार के रूप में काफी होंगे। जब तुम और मजबूत हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए और भी शक्तिशाली कौशल बनाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद आया, लड़की ने उत्साह से ताली बजाई, कृतज्ञता महसूस करते हुए। उसे पहले से ही विश्वास था कि उसने एक नए गुरु को स्वीकार करके अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी को मेरे बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कभी उससे मिलो तो उस अंगूठी को उससे छुपा लेना, वरना उसे तुम पर शक हो सकता है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं उसे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताऊंगी। झो यानमेई ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। वह समझ गई कि उसके दूसरे मालिक को उसके पहले मालिक की चिंता क्यों थी। असल में वह अपनी बेटी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। अच्छी बच्ची, एरिन ने प्यार और अधिकार दोनों से भरी आवाज में झो यानमेई के सिर पर धीरे से थपथपाया। अब तुम्हारे लिए संप्रदाय में लौटने का समय आ गया है। बाहर भटकने के बजाय लगन से साधना करो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी प्रगति देखूंगा। उन्होंने उसे याद दिलाते हुए कहा कि वह बाहर समय बर्बाद न करे। मिशन पूरा करने और अपने दूसरे शिष्य को पुरस्कृत करने के बाद एरिन इस बात को लेकर सतर्क था कि वह किसी भी ऐसे अतिरिक्त विकल्प को सक्रिय करने का जोखिम न उठाए जो उसे उसके लक्ष्यों से विचलित कर सकता है। गर्म हवाओं ने उसे घेर लिया और वह हवा में ऊपर उठने लगा। उसने एक बार फिर झो यानमेई की ओर देखा, उसकी आंखों में गंभीर भाव थे। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है, उसे याद रखना। अगर तुमने मेरे एक भी नियम को तोड़ने की हिम्मत की। एरन का वाक्य अधूरा रह गया और उसने अंजाम के बारे में कुछ नहीं कहा। और इसी के साथ वह बादलों में गायब हो गया, जिससे झो यानमेई के मन में अगली बार मिलने की उत्सुकता और प्रत्याशा का भाव पैदा हो गया। बादलों के ऊपर एरन का स्वागत प्रतीक्षा कर रहे फीनिक्स ने किया। थका हुआ एरन उस विशालकाय प्राणी पर उतरा और एक लंबी आह भरी। अंततः एक लंबी यात्रा के बाद सभी विकल्प पूरे हो चुके थे। एरन के चेहरे पर उसकी थकावट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्या मैंने अच्छा प्रदर्शन किया? शिव यिंग ने पूछा। वह धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रही थी, उसका हाव भाव विनम्र और सम्मानजनक था। तुमने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम एक खलनायक के रूप में इतने असाधारण कौशल रखते हो। तुममें इस क्षेत्र में एक सच्चे पेशेवर बनने की क्षमता है। एरिन ने हल्की हंसी के साथ प्रशंसा की। फीनिक्स की पीठ पर लेटे हुए एरिन ने अपना सिर शिव यिंग की गोद में रख दिया और उसके आलिंगन में सुकून पाया। किसने सोचा होगा कि अभिनय इतना कठिन काम हो सकता है? उसने अपने द्वारा बोले गए सभी झूठों को याद करते हुए सोचा। क्या अब हम दक्षिणी महाद्वीप की ओर जा रहे हैं? यही योजना थी, लेकिन उससे पहले हमें एक और जगह रुकना होगा, एरिन ने जवाब दिया। अध्याय 69, भले ही आप। क्या अब हम दक्षिणी महाद्वीप की ओर जा रहे हैं? यही योजना थी, लेकिन उससे पहले हमें एक और जगह रुकना होगा, एरिन ने जवाब दिया। जिज्ञासावश शिव यिंग ने पूछा, और वह जगह कहाँ होगी? एरन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने बताया, किसी ने मेरे प्रिय शिष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक गुरु होने के नाते मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। शिव यिंग ने सहमति में सिर हिलाया, उसे और कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी। एरन के शब्दों का निहितार्थ उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट था। वे उस शहर में वापस जा रहे थे जहां से वे आए थे, इस राज्य के राजकुमार से एक छोटी सी मुलाकात करने के लिए। अगर राजकुमार उनके नियंत्रण में होता जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो स्थिति अलग होती। तब यह स्पष्ट हो जाता कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन राजकुमार ने यह सब खुद किया, शिव यिंग के किसी भी हस्तक्षेप के बिना। चूंकि यह विचार पहले ही उसके मन में आ चुका था, इसलिए एरन यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह उसके शिष्य के लिए कभी खतरा न बन सके। फीनिक्स आकाश में मुड़ा और झाओ यानमेई की विपरीत दिशा में चला गया। नजरों से ओझल हो जाने के बाद ही फीनिक्स बादलों के नीचे आया। मैं अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराना चाहता था, लेकिन अब मैं इसे होने दूंगा। मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि मेरे संप्रदाय के शिष्य को छूने पर क्या होता है। शहर के नागरिकों ने आसपास के वातावरण को अधिक उज्ज्वल और गर्म होते हुए देखा।
वे असमंजस में इधर उधर देखने लगे। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो गई? जब उन्हें आकाश से एक जोरदार चीख सुनाई दी, तभी उन्होंने ऊपर देखा और एक जलता हुआ प्राणी उनकी ओर उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस प्राणी के पंखों के चारों ओर ज्वालाएं थीं और वह एक ही समय में भयावह और सुंदर दिख रहा था। शहर के नागरिक विस्मय और भय के साथ उस अग्निरूपक को आकाश से नीचे उतरते हुए देखते रहे। उसके पंखों से निकलने वाली तीव्र गर्मी के कारण उसके आसपास की हवा झिलमिलाने लगी। एरिन और शिवयिंग फीनिक्स की पीठ पर खड़े थे, उनकी निगाहें नीचे शहर पर टिकी हुई थीं। एरिन की आवाज अधिकारपूर्ण ढंग से गूंज रही थी जब उसने अचंभित भीड़ को संबोधित किया। मैं महान दानव संप्रदाय का एल्डर रेन हूं। यहां किसी ने संप्रदाय के एक शिष्य की हत्या करने की कोशिश की। मैं इस व्यक्ति के साथ साथ पूरे शहर को नष्ट करने आया हूं। जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वे अभी चले जाएं। यह मेरी आखिरी दया होगी। महान दानव संप्रदाय का एक बुजुर्ग। शहर के नागरिकों को अब भी वे कहानियां याद थीं जो उन्होंने सुनी थीं। पिछली बार जब किसी ने महान दानव संप्रदाय को नाराज किया था, तब यह शहर नष्ट हो गया था। क्या नवनिर्मित शहर भी नष्ट हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो उनमें से कोई भी यहां रहना नहीं चाहता था। एरन को दोष देने के बजाय उन्होंने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जो इसके लिए जिम्मेदार था। बल्कि उन्हें लगा कि एरन कुछ ज्यादा ही दयालु था। पिछली बार जब यहां किसी बुजुर्ग महिला को अपमानित किया गया था, तो उसने न केवल अपराधी को मारा था, बल्कि सभी को मार डाला था। उस दिन कई निर्दोष लोग मारे गए थे। उसकी तुलना में एरन एक संत था। क्या आप बाहर आ रहे हैं या मुझे खुद अंदर आना चाहिए? फीनिक्स ज्वालाओं की सहायता से एरन नगर प्रमुख के महल के सामने उतरा। महल के अंदर युवराज ठंड से कांप रहे थे। उसने एरन की घोषणा सुन ली थी। वह नौकरों के बीच छिपकर भागने की योजना बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह व्यक्ति हवेली के बाहर पहुंच चुका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महान दानव संप्रदाय का कोई वरिष्ठ सदस्य यहां होगा। युवराज भयभीत थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। आखिर मुझे अपने मालिक के मूर्ख बेटे की बात क्यों सुननी पड़ी? उसने अपने छोटे भाई को घूर कर देखा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उनमें से किसी को भी यहां किसी बड़े के होने की उम्मीद नहीं थी। जाओ उससे बात करो। मैं अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। वह मुझे बचाने के लिए यहां आएंगे। बस उन्हें व्यस्त रखो। अगर स्वामी जी आ गए तो शायद हम बच जाएंगे। युवराज ने सिर हिलाया। असुर संप्रदाय का गुरु शक्तिशाली था। भले ही वह महान दानव संप्रदाय के गुरु या महान बुजुर्गों जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधारण बुजुर्ग का मुकाबला कर सकता था। जब तक उसका मालिक यहां था, उसे पूरा यकीन था कि वे ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह सुनने को तैयार होगा। युवराज भयभीत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कमरे से बाहर निकलते समय एक झूठा मुखौटा पहन रखा था। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला और वहां एरन को खड़ा पाया। वह मास्क के पीछे एरन का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वह आकाश में फीनिक्स को देख सकता था। केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति ही उस तरह के जानवर को अपने वश में रख सकता था। एल्डर रेन, मैंने आपकी घोषणा सुनी। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? केवल एक मूर्ख ही आपके संप्रदाय के शिष्य पर हमला करने का साहस करेगा। मैं इससे सहमत हूं। एरन ने सिर हिलाया। जिसने कोशिश की वह निश्चित रूप से मूर्ख था, और उस मूर्ख को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। वह युवराज की ओर बढ़ा। युवराज अचेतन रूप से पीछे हट गए। मैं इस मामले की जांच में आपकी अवश्य सहायता करूंगा। राज्य आपके साथ है। युवराज के रूप में मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हम अपराधी को ढूंढ निकालेंगे। अरे, चिंता मत करो। मैंने उस व्यक्ति को पहले ही ढूंढ लिया है। एल्डर रेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं असुर संप्रदाय के गुरु का शिष्य हूं। मैं कभी इतना नीच काम नहीं करूंगा। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, साथ ही एरन को उसकी असली पहचान भी याद दिलाई। वह अपने मूर्ख भाई जैसा नहीं था। वह केवल युवराज ही नहीं था, बल्कि असुर संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य भी था। उसे निशाना बनाना असुर संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को निशाना बनाने से अलग नहीं था। अगर तुम स्वर्ग के भगवान के शिष्य भी होते, तो भी मेरे शिष्य की हत्या करने का प्रयास करने पर आज तुम्हारी मृत्यु हो जाती। एरन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फीनिक्स की ज्वालाएं उसकी बाह के चारों ओर लिपट गईं। युवराज की आंखों के सामने पल भर में मृत्यु का दृश्य कौंध गया। वह उसी स्थान पर खड़ा था जहां उसका भाई साजिशों के चलते अपनी जान गंवा बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो कर्म उसे वापस सबक सिखा रहा हो। उसने अपनी जान के डर से आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को छूने की? जैसे ही एरन युवराज को छूने वाला था, आकाश में एक खाली जगह फट गई। अध्याय 70, आपकी तीसरी गलती। काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति शून्य से प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से अंधकार और रक्त पिपासा की आभा निकल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि असुर संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख युवराज के पिता थे। रुको, उसने क्रोध से भरी आवाज में आदेश दिया। मेरे शिष्य को तुरंत रिहा करो। एरन कुछ देर रुका, उसका हाथ अभी भी कांपते हुए युवराज की ओर बढ़ा हुआ था। उसने अपनी निगाहें आकाश में विराजमान संप्रदाय प्रमुख की ओर घुमाई। अगर यह अतीत की बात होती, तो वह सचमुच इतने लंबे समय तक डर जाता।
लेकिन फिलहाल उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। क्या आपको पता है उसने क्या किया? संप्रदाय प्रमुख की आंखें सिकुड़ गईं, उनकी आवाज में क्रोध का हल्का सा पुट था। मैं इस मामले को अपने संप्रदाय के भीतर ही सुलझाऊंगा। मेरे शिष्य को छूना तुम्हारा काम नहीं है। एरन पहले से ही इस पागल दुनिया में धकेले जाने से परेशान था, और अब यह आदमी उस पर इतनी बेशर्म बातें कर रहा था। भले ही उसे इस आदमी को नाराज करना पड़े, उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। एरन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे युवराज के सिर पर रख दिया। फीनिक्स की ज्वालाएं पल भर में फैल गईं। पलक झपकते ही उसकी ज्वालाओं ने युवराज के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी दर्द भरी चीखें आसपास गूंज उठीं। युवराज की चीखें तभी थमीं जब उनका शरीर राख में तब्दील हो गया। तुम असुर संप्रदाय के गुरु को विश्वास नहीं हो रहा था। पहले भी ऐसा ही हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे फेंग यू ने उसकी आंखों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी थी, और वह कुछ भी नहीं कर पाया था। तब से वह बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही थी, और इस बार यह काम एक मामूली बुजुर्ग कर रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। असुर संप्रदाय के गुरु पहले कभी न देखे गए क्रोध से भर उठे थे। यह सिर्फ अपने शिष्य को खोने का गुस्सा ही नहीं था, बल्कि अपने पिता को खोने का गुस्सा भी था, जिसे उसने लंबे समय से अपने भीतर गहराई से दबा रखा था। अब उस गुस्से का निशाना एक व्यक्ति बन गया था, और वह था एरन। असुर संप्रदाय के गुरु का क्रोध असहनीय था। आकाश का रंग भी बदल गया और वह लाल रंग में तब्दील हो गया। आकाश में एक विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ, मानो वह सीधे स्वर्ग से गिर रहा हो। वह एरन को मारने के इरादे से आया था। फीनिक्स ने भव्यता से चीख मारी, उसके पंख और भी भयंकर लपटों से जगमगा उठे और उसने आग की एक तेज लपट निकाली। फीनिक्स की ज्वालाओं ने विशाल ताड़ के पेड़ को भस्म कर दिया, जिससे असुर संप्रदाय के गुरु आश्चर्यचकित रह गए। तो इस नन्ही चिड़िया की वजह से ही तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत मिली? ठीक है, मैं इसे पहले मार डालूंगा। असुर संप्रदाय के गुरु ने अपना ध्यान फीनिक्स की ओर केंद्रित किया। वह सोच रहा था कि उसके सामने यह आदमी इतना साहसी क्यों था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक पौराणिक राक्षस का सहारा प्राप्त था। असुर संप्रदाय के गुरु फीनिक्स की ओर इतनी तेज गति से उड़े कि उन्हें पकड़ना असंभव था। फीनिक्स ने एक बार फिर अपनी ज्वालाओं का प्रयोग किया, लेकिन इस बार असुर संप्रदाय के गुरु ने सीधे कार्रवाई की। उसने हाथ के इशारे से अपनी ओर आती हुई लपटों को तितर-बितर कर दिया। अगर यह पूरी तरह से विकसित पौराणिक राक्षस होता तो बात अलग होती, लेकिन यह तो बस एक बच्चा है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि यह मुझे 2 बार रोक सकता है? असुर संप्रदाय के गुरु फीनिक्स के पास पहुंचे, जो किसी कारणवश अभी भी जमीन पर ही था। उसने उड़ान नहीं भरी थी। तुम अपने उस मूर्ख स्वामी को जलाकर ही अपनी मौत को दावत दे सकती हो। वह चीखते हुए फीनिक्स के ठीक सामने प्रकट हुआ और अपने दोनों हाथों से, जो उसकी अपार शक्ति से मजबूत हो गए थे, उसका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही असुर संप्रदाय का गुरु फीनिक्स की खोपड़ी को कुचलने ही वाला था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। अगर वह तुम्हें नहीं रोक सकती, तो उसके मालिक का क्या होगा? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। संप्रदाय प्रमुख स्तब्ध रह गया। उस पकड़ की ताकत उसकी समझ से परे थी। वह शारीरिक साधना में निपुण था। यहां तक कि सबसे तीखी तलवार भी उसकी रक्षा को भेद नहीं सकती थी। यहां तक कि अगर उसे ज्वालामुखी में फेंक दिया जाए, तब भी वह सुरक्षित बाहर आ सकता था। अगर उसके शरीर पर पहाड़ भी गिर जाए, तो भी वह बिना किसी नुकसान के बच सकता है। लेकिन इस बार उसे दर्द महसूस हुआ। वह उस दर्द से स्तब्ध रह गया जो उसने अपने अजय असुर शरीर पर महारत हासिल करने के बाद से महसूस नहीं किया था। सदमे में आकर फीनिक्स पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। ठीक उसी क्षण उसे पीछे खींच लिया गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसका चेहरा इतनी ताकत से फर्श पर पटका गया कि पूरा शहर कांप उठा। चूंकि मेरे पास केवल 5 मिनट हैं, इसलिए मैं इसका भरपूर आनंद उठाऊंगा। उसकी नजर के कोने में एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। शक्ति का पेंडेंट। उपयोगकर्ता शेष 1। मुझे असुर संप्रदाय के गुरु के स्वयं आने की उम्मीद नहीं थी, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने 3 गलतियां की। तुम्हारी पहली गलती, एरिन ने असुरा संप्रदाय के गुरु को ऊपर उठाया और फिर उसकी खोपड़ी को फर्श पर पटक दिया। बूम! यह तो यही आने वाला था। आपकी दूसरी गलती, बूम! यह मेरी प्यारी सी छोटी चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। बूम! और आपकी तीसरी गलती, घिसे-पिटे जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हो, जिन्हें देखकर मुझे घिन आती है। मेरा मतलब है, मौत को गले लगाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है? क्या तुम किसी पूर्वी काल्पनिक वेब उपन्यास में हो? बूम! एरिन ने एक बार फिर उसकी खोपड़ी तोड़ दी। अजय शरीर होने के बावजूद असुर संप्रदाय के गुरु के सिर से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा था। रुको, तुम एक पूर्वी काल्पनिक उपन्यास में हो। खांसी, उस आखिरी पंक्ति को भूल जाओ। तुम्हारी तीसरी गलती मुझे धमकी देने जैसी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी गुरु द्वारा अपने शिष्य के लिए बदला लेने के वीर क्षण में हस्तक्षेप करना आपके लिए पर्याप्त अपराध है। असुर संप्रदाय के गुरु को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
वे असुर संप्रदाय के गुरु थे और उनके साथ खिलौने जैसा व्यवहार किया जा रहा था। अरे, आप एक योद्धा को मार तो सकते हैं, लेकिन उसका अपमान नहीं कर सकते। असुर संप्रदाय के गुरु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को ऊपर की ओर धकेला। थप्पड़। जैसे ही वह उठने वाला था, उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक थप्पड़ पड़ा, जिससे वह फिर से नीचे गिर गया।